आदाब नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, सियासत में जब टेक्नोलॉजी और डेटा का मिलाप होता है तो इंतखाबी नतायज की तस्वीर बदल जाती है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो न सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सदर हैं बल्कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अहम तरीन डेटा एक्सपर्ट भी हैं। IT की दुनिया में 2 दहाइयों का वसी तजुर्बा रखने वाले सैयद खालिद सैफुल्लाह, जिन्होंने गूगल और डेल जैसी आलमी इदारों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और अब कांग्रेस के डिजिटल ढांचे को मॉडर्न लेटर्स पर बिल्ड कर रहे हैं। हमारी मुराद है खालिद सैफुल्लाह साहब से, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सदर भी हैं। जनाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है खालिद साहब मुनसिफ TV में। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी, तो नाजरीन, आइए बिना वक्त ज़ाया किए इन्हीं से जानते हैं कि इनका मुस्तकबिल पार्टी में और पार्टी का मुस्तकबिल भारत में किस तरह का है और एक जो जिम्मेदारी हैदराबाद प्रेसिडेंट की जो दी गई है कांग्रेस में, वो किस तरह से निभा रहे हैं। हालांकि फील्ड बहुत अलग है, उस हवाले से अगर देखें तो इस तरह के लोग बहुत कम आते हैं सियासत में। तो खालिद साहब, सबसे अहम सवाल पहला यही जानना चाहूँगा कि हमने देखा कि आपका जो पेशा है, पेशा वरना करियर कामयाब रहा, ये बात सब जानते हैं आपके बारे में, लेकिन किस चीज़ ने आपको सियासत में कदम रखने पर मजबूर किया पहला, और ऐसी जगह जबकि बहुत से लोग आने से घबराते हैं पॉलिटिक्स में, खासकर नौजवानों के हवाले से बात करें तो वो अपना करियर देखते हैं, ना कि वो पॉलिटिक्स में आकर उनको लगता है कि आज की पॉलिटिक्स में वो नौजवान थोड़ा सा चाहते हैं कि साहब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, पहले हमारा करियर है। तो कौन सी चीज़ है जो जिससे आप मुतासर हुए, जिसकी वजह से आपने सियासत में कदम रखा? एक बहुत बड़े आयरिश सोशल साइंटिस्ट है एडमंड ब्रूक, उनका एक कहना है कि इनजस्टिस विंस नॉट बिकॉज बैड पीपल और पावरफुल, इट्स बिकॉज गुड पीपल और साइलेंट। तो इनजस्टिस इसलिए जीत रही है क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो खामोश हैं। मैं सॉफ्टवेयर में 17 साल का तजुर्बा था जी। डेल, गूगल इंडिया में और US में, फिर इन्वेस्को, सारे कंपनियों में काम करता था। तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा का सारा एक्सपोजर था और मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हिंदुस्तान में 3 करोड़ मुसलमान और 4 करोड़ दलित वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से निकाल लिया गया है। जब मैं ये आइडेंटिफाई किया और मैं इलेक्शन कमिश्नर उस टाइम पे जो ओम रावत साहब थे, उनसे जाके मैंने बताया कि किस तरह इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उन वजह से थोड़े लोग जो है मुसलमान और दलित के वोट निकाल रहे हैं। तो उसके बाद उनका रिप्लाई और या रेमेडी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। तो मैंने खुद पे जिम्मेदारी ली और मैंने एक ऐप बनाया जिसका नाम था मिसिंग वोटर्स ऐप, और वो ऐप मैं लॉन्च कर दिया जिसको 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया और लाखों लोगों ने उस ऐप के ज़रिए लोगों को फिर वापस लाने की कोशिश की। तो मुझे ये समझ में आया कि इस ऐप की तशहीर काफ़ी हुई थी। जी, इस ऐप की डिस्ट्रिक्ट कई गाँव और हाँ, हर जगह पे लोग डाउनलोड किए थे। बहुत ही मीडिया का बहुत सपोर्ट था, आपका पेपर, अल जज़ीरा, NDTV, हर जगह इस ऐप के बारे में आ रहा था। तो वहीं से मेरा जो करियर है वो पॉलिटिक्स एंड IT से पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट। आपके ऐप ने पॉलिटिक्स से तार जोड़ दिया? जी, सीधे ऐप ने पॉलिटिक्स से तार जोड़ दी। जी। और एक चीज़ यह है, जब आप सियासत में आए तो आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ को अंडर एस्टिमेट समझा पहले तो, और किस चीज़ ने आपको पॉजिटिव तौर पर सरप्राइज़ किया? क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम लोग हर प्रॉब्लम को पहले डायग्नोसिस करते हैं, फिर उसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं। जब हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाल के मान लीजिए कि एक कंपनी को दे दिया तो हम लोग समझते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो गया। तो मेरी सोच भी ऐसी थी कि मैंने किस तरह से मुसलमान दलित वोट निकल रहे हैं पहचान लिया है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के गलतियों को मैंने निकाल दिया है, मेरा काम ख़त्म हो गया है। तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट जब हुआ तब हम लोग सॉल्यूशन देने के बावजूद भी कुछ काम नहीं हो रहा था, क्योंकि सिस्टम्स बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी में आप जाके बोल दें कि आपकी कंपनी इसलिए नुकसान से चल रही है क्योंकि ये 2 चीज़ों को आपको फिक्स करना है, तो कंपनी के CEO इमीडिएटली उसको फिक्स कर देते हैं। लेकिन पब्लिक
गवर्नेंस में सिस्टम्स उस तरह नहीं चलते हैं, तो वो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन एक तो मुस्लिम दलित वोट हो, एक इशू हो गया, लेकिन वोटर होता है चाहे वो कोई भी हो, लेकिन देश की जो जमहूरियत है वही तय करती है कि सरकार कौन होगी। और भारत में जमहूरियत है तो कहा जाता है कि साहब ये सरकार आवाम की सरकार है और आवाम का ही पत्ता साफ कर दिया जाए, सरकार चुनने वाले को ही फहरिस्त से हटा दिया जाए। तो इसके पीछे की लॉजिक आपको क्या लगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको कांग्रेस ने कैसे लिया? फिर ये चीज़ राहुल गांधी तक गई, राहुल गांधी ने इस पर बहुत काम किया, बहुत चीज़, और देश भर में कई स्टेट में उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। जी नॉर्मली अक्सर ये होता है कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी के जहाँ पे लीडर होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि वोटर लिस्ट देखने के बाद कि कौन लोग उनको वोट करते हैं, कौन लोग उनके पार्टी को के खिलाफ वोट करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग उनको आ जाने के बाद वो लोग अपने लोगों के ज़रिए, जैसा राहुल गांधी जी ने भी वोट चोरी पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जो पूरी इंटरनेशनली वायरल हुए थे, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उस पर आए थे। उसमें क्लियरली बताया जा रहा था, अलंद का एक किस्सा मैं जहाँ पे बताता हूँ कि अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी जो गुलबर्गा के बाजू है, जहाँ के BR पाटिल साहब MLA हैं, वहाँ पे 6,000 से ज़्यादा वोटर्स जो कांग्रेस के वोटर्स थे, ख़ानदानी कांग्रेस के वोटर्स थे, उनके नाम को निकालने के लिए किसी दूसरे आदमी ने अप्लाई किया। जिन्होंने अप्लाई किया वो उनके चाचा BLO थे। अच्छा। तो वो जाके पूछे कि आप तो यहीं रहते हैं, तो आपके नाम को अप्लाई करने के लिए फलाना आदमी ने क्यों अप्लाई किया जो घर के बाजू रहता है। तब वो घर के बाजू के आदमी को जाके पूछे तो उसने कहा कि मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है, ये नंबर भी मेरा नहीं है, बट वहाँ पे फॉर्म पे इनकी फ़ोटो बता रही थी। तो कुछ लोग नहीं चाहते कि इंडिया में डेमोक्रेसी रहे, तो वो लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोगों को निकाल रहे हैं जो उनके पार्टी को वोट नहीं करते हैं। यानी मतलब सीधे तौर पर नोट से भी वोट नहीं मिल रहा था, इसलिए वोट काटे जाएं सीधे तौर पर। ये भी एक इशू हो सकता है। वो भी एक इशू है, जो वोट नोट से नहीं मिल रहा है उसको काट रहे हैं। मतलब लोग बिकना नहीं चाहते थे, जी। जो नहीं बिक रहे थे उनके वोट काटे गए। जी, ये भी एक सवाल बनता है। बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ खालिद साहब, आपकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग और गवर्नेंस एंड पब्लिक इश्यूज़, इसके हल के जो तरीक़े को कैसे बदलती है, उस हवाले से बात करें। देखिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या कोई प्रोफेशनल करियर में जो 10 साल 15 साल काम करते हैं, स्पेशली अमेरिकन कंपनीज में काम करते हैं, वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में काम करते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, किस तरह से वो उसका एक्सपीरियंस उन्हें आ जाता है। बट अक्सर ये होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में हाईली पेड होते हैं, उन्हें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलती हैं, तो उन लोगों का जहन पॉलिटिक्स के तरफ नहीं जाता है। प्रॉब्लम तो वो भी ये भी यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। अब जो IT कंपनीज में है कि वर्ल्ड के मल्टीनेशनल कंपनीज आके एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक IT कंपनी को देते हैं और वहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उसको टेक्नोलॉजी से सॉल्व करते हैं। तो जो इंसान को 20 साल का एक्सपीरियंस आ गया है वर्ल्ड के बड़े कंपनियों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अगर वही इंसान अपना तजुर्बा हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लगाए तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बट प्रोफेशनल्स अक्सर उस लाइन में चले जाते हैं। अगर उनमें से थोड़े लोग भी ये सोचे कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग सिविल सोसाइटी की या जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें, उस पर अगर तवज्जो दें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम मुश्किल है। हर प्रॉब्लम का वही सोल्यूशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है। पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, एक सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करके उसको सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ ये है कि क्रिटिक्स कहते हैं कि साहब प्रोफेशनल्स जो है ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो अब तक के आपका जो तजुर्बा रहा है, उस बुनियाद पर आप इसका कैसे जवाब देंगे? देखिए, आजकल ये बात मैं 50% आपकी सही है, क्योंकि प्रोफेशनल्स हमेशा लैपटॉप के सामने रहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता कि लोगों से जाए या बात करे। तो शायद उस लिहाज से अगर देखेंगे तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्रोफेशनल्स ग्रास रूट पे कनेक्ट नहीं है। बट आजकल हर चीज़ आपके फ़ोन में और आपके मोबाइल में और आपके लैपटॉप में है। मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो प्रोफेशनल्स भी अपना ज़्यादातर वक्त लैपटॉप में रहते हैं, तो उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए ग्रास रूट के प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाता है।
अगर नहीं भी चल जाता है तो उनके तजुर्बे से उनको पता चल जाता है। आजकल IVR सर्विस हैं, टेलीफोनिक सर्विस हैं, कि कोई एक मुद्दा ले लीजिए आप, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि चंद्रायन गुट्टा की प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं 500 लोगों के मोबाइल नंबर्स ले लूं और 500 लोगों से बात करूं, अलग अलग डिवीजन से, अलग अलग बूथ से, तो वो जो 500 लोगों के प्रॉब्लम्स को मैं बाद में एनालाइज करूंगा तो मुझे सारे चंद्रायन गुट्टा का प्रॉब्लम पता चल जाएगा। हाँ, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अक्सरियत क्या कहती है, जी अक्सरियत क्या कहती है पता, सैम्पलिंग उसी तरह से होती है। इसका स्टैटिस्टिशियन को और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को अच्छा आइडिया हो जाता है। अगर उस इलाके में वो मसला है जी और उसमें ज्यादातर लोगों की तरफ से वो चीज़ आ रही है, तो मतलब वो मसला है, इसका मतलब वो मसला है। तो ग्रास रूट कनेक्शन नहीं, ये बात अगर सही भी है तो बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, तो आजकल उतने टूल्स टेक्नोलॉजीज आ गई है कि एक सर्वे के जरिए आप पता कर सकते हैं। इतनी सहूलतों के बाद इतनी सारी चीज़ें, और फिर आप जैसे लोग भी इसमें इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पार्टीज़ को ये सारी चीज़ें बताते हैं, सरकार को भी बताते हैं, सरकार की आंखें भी आप खोल रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों इन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पा रही, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, या करना ही नहीं चाहती? आज की अगर मौजूदा सरकार के हवाले से बात करूँ, वो सरकार पे डिपेंड होता है। अगर आप तेलंगाना की सरकार ले रहे हैं तो हम लोगों ने जिस तरह से रेवंत रेड्डी जी की सरकार पिछले 2 साल से काम कर रही है, जिस तरह से वो फीडबैक लेते हैं अपने इंटरनल सर्विस के ज़रिए, लोगों से बातचीत करके कि लोगों को क्या चाहिए, और हम लोग डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स पे नहीं। तो सरकार के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या वो जेन्यूनली लोगों की मदद करना चाह रही है या सिर्फ मीडिया में कुछ स्टेटमेंट्स देना चाह रही है। अब मेट्रो का एग्जांपल ले लीजिए कि BRS के ज़माने में 10 साल पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था कि मेट्रो बन जाएगा। 10 साल तक कुछ नहीं हुआ ओल्ड सिटी में। अब मेट्रो का काम आप देखेंगे किस तरह से तेज़ी से चलता है। तो जो और ये कांग्रेस आने के बाद ही आगे बढ़ा, कांग्रेस के आने के बाद ही हो रहा है। तो सरकार का इंटेंशन अगर जेन्यूनली लोगों को सर्व करना है तो करना आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर सरकार नहीं चाहती कि लोगों को जेन्युइनली सर्व करे, सिर्फ वो मीडिया में कुछ प्रेस स्टेटमेंट्स देके करना चाहती हैं, तो सिर्फ वहीं तक करके छोड़ देते हैं। आपके ताल्लुक से एक चीज़ और जानना चाह रहा था मैं कि सियासत में दाखिल होने के बाद क्या आपको किसी बड़े मॉरल डिलेमा का सामना हुआ और आपने इस पर कैसे अमल किया, ये जानना चाहेंगे? तो पॉलिटिक्स में जो आना चाहते हैं, मार्क ट्वेन का एक कोट है जो कहते हैं कि एक ईमानदार आदमी अगर कोई फील्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है तो वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स से ज़्यादा एक ईमानदार आदमी कोई दूसरी फील्ड में सक्सेस नहीं होता। शर्त यह है कि ईमानदारी के साथ शर्त यह है कि आप ईमानदारी के काम साथ किया जाए, पॉलिटिक्स न की जाए। काम कीजिए। पॉलिटिक्स तो अब कोई भी जो अच्छे काम करते हैं वो एक खुशबू की तरह होती है, आप उसको कितने भी पर्दों के अंदर छुपा के न रखिए, उसकी महक तो पहुंच जाती है। कांग्रेस पार्टी क्योंकि 140 साल पुरानी पार्टी है, यहाँ पे सिस्टम्स ऐसे हैं कि ये हाईली विजिबल पार्टी है। आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको रिकग्निशन मिलता है। देखिए, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, नाना की तरफ से या दादा की तरफ कोई पॉलिटिक्स में ना हो, एक मिडिल क्लास आदमी जो सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट करते आ रहा था, उसको दिल्ली में 24 अकबर रोड में उसके नाम का नेम प्लेट रहना और वाइस चेयरमैन बना देना डेटा एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, जो सारे पॉलिटिकल इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहाँ पे डेटा, वोटर डेटा, कास्ट डिवाइस डेटा और हर तरह का डेटा हो, ये उसी लिए पॉसिबल हुआ क्योंकि कांग्रेस का सिस्टम ऐसा है। जो जेन्युइनली काम करते हैं, कांग्रेस के पास वो ऐसा सिस्टम मौजूद है कि उसको पहचान लिया जाता है और उसको बराबर परखने के बाद वो उसको जिम्मेदारी दी जाती है। यानी अब कांग्रेस सीधे तौर पर काम करने वालों को साथ रख रही है। जी, अभी सियासत करने वाले या फिर सिर्फ एसी कमरों में बैठकर जो पॉलिटिक्स करते थे, वो अब कांग्रेस में ख़त्म हो रही है सीधे तौर पर, मानते हैं? जो पहले, इससे पहले कैसा था मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं 6 साल दिल्ली में रहा हूँ। मुझे इतनी तो क्योंकि 6 साल लोगों से मैं मिलते आ रहा हूँ, जो जेन्युइनली काम करते हैं उनका रिकग्निशन है राहुल गांधी जी के पास। राहुल गांधी जी के पास ऐसा सिस्टम है कि उनको हर चीज़ की खबर होती है और वो जेन्युइन काम करने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को बराबर से रिकग्निशन मिलता है और उनको उसके हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी जाती है। खालिद साहब, क्या सियासत में प्रोफेशनल्स के हवाले से बात करूँ, आप भी प्रोफेशनल्स हैं, तो प्रोफेशनल्स एफिशिएंसी लाते हैं या फिर वो पब्लिक लाइफ में कारपोरेट सोच लाने की कोशिश करते हैं? कैसे होता है? देखिए, ये क्योंकि मैं 20 साल कॉरपोरेट में भी रहा हूँ, वहाँ का वर्क कल्चर अलग है और पॉलिटिक्स का वर्क कल्चर अलग है। तो आपका 20 साल का तजुर्बा, आपने जो सीखा उसमें से जो अच्छे चीज़ हैं आप वो कोई भी फील्ड में लाके
इस्तेमाल कर लें, आप वो जो नई फील्ड है उसमें आप फ़ायदा ही आपका पहुंच जाएंगे। तो प्रोफेशनल्स जो तजुर्बे से जो सीखे हैं वो अगर पॉलिटिक्स में लाएंगे तो पॉलिटिक्स में और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। मुश्तबा अस्करी साहब है हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के, वो कुछ दिनों तक कांग्रेस के आंध्र प्रदेश तेलंगाना के स्टेट हेड थे हेल्थ केयर डोमाइन के, कि उन्हें एक बार पता चला कि कोई आशा वर्कर्स की सैलरीज कुछ पेंडिंग है, तो वो गए अपने लोगों से बात किया, फिर उन्होंने ईमेल किया हेल्थ मिनिस्टर को, सबको ईमेल किया कि इनके पेंडिंग है, और फिर इमीडिएटली 2 दिन के बाद उनके जितनी भी सैलरीज पेंडिंग थे वो सैलरीज रिलीज़ की गई। तो सिर्फ मान लीजिए 2-3 घंटे के अपना वक्त स्पेंड करके एक प्रोफेशनल के 6000 लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सक रहा है। वो पॉलिटिक्स में ही हो सकता है। टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकती है, बट पॉलिटिक्स इसको चेंज कर सकती है, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। पॉलिसीज क्योंकि सिर्फ पॉलिटिशियन बनाते हैं, और पॉलिटिक्स सबसे पावरफुल प्रोफेशन है। और प्रोफेशनल्स अपना एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो, क्योंकि उनके साथ उनका जो प्रोफेशन है वो भी सपोर्ट करेगा, एक प्लस पॉइंट हो जाता है। भारत में आपने जैसा कि कहा कि वोट चोरी का मुद्दा है, उसमें आइडेंटिफाई आपने किया, एक बड़ा इशू है भारत का और लोगों से जुड़ा हुआ इशू है। लेकिन एक इशू और भी है, इस वक्त कांग्रेस उस पर बहुत खुलकर काम कर रही है, वो है मनरेगा। मनरेगा का असर किस पर हो रहा है? मनरेगा किसके लिए था, क्यों बनाया गया था, ये पहले से सबको पता है, लेकिन उसको बदल कर GVB राम जी जो बनाया गया है, जी राम जी, एब्रिवेशन उसका कुछ और है बता रहे हैं, लेकिन लोग उस नाम को लेकर भी थोड़ा सा, सेकुलर देश है तो लाजिमी बात है सोच होगी उस तरह की। तो ये मनरेगा का इशू पॉलिटिसाइज क्यों हो रहा है, कौन मुतासिर हो रहा है ज़्यादातर, और कांग्रेस के हुकूमत में ये चीज़ लाई गई थी तो क्या सोच थी? एक बहुत बड़े रूरल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं जॉन ड्रीज नाम के, उनका एक रिसेंट आर्टिकल आया था कि वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे जब ये 20 साल पहले लाया गया था। जिस तरह से ये लाया गया था, वो कहते हैं कि इंडिया 20 साल पहले विश्व गुरु था, क्योंकि इंडिया ने मनरेगा को लेके आया। देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयड गारंटीड एक्ट, ये रूरल इंडिया के लिए हैं, कि जो लोग मान लीजिए कि राजस्थान में हैं, जो लोग वहाँ पे हैं, एक फैमिली का एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप वहाँ पे खेती बाड़ी के काम सिर्फ साल में कुछ दिन रहते हैं। जो दिन वहाँ पे खेती बाड़ी का काम नहीं होता है, तो इंडिया में 40% लोग ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करेंगे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और ये IIM कोझिकोडे की एक रिसर्च है जिसको प्रोफेसर बालाकृष्णा ने पब्लिश किया, और वायर में भी इसके बारे में आर्टिकल आया था, जो कहते हैं कि 40% ऑफ इंडियंस कैनॉट अर्न 2 वेजिटेरियन मील्स ए डे। तो वो लोग अगर काम करें तो ही उनको खाना मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। तो जब खेती का काम नहीं रहेगा और वो गांव में हैं तो कितने दिन भूखे रहेंगे? ये उसका ऑल्टरनेट था। तो मनरेगा का जब सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहा, कैसे सॉल्व करेंगे कि वो फैमिली गांव में ही रहेगी, क्योंकि बच्चे हैं, स्कूल जाएंगे, बूढ़े माँ बाप हैं, उन्हें वहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता, और उनको 100 दिन के लिए कुछ ना कुछ काम दो। और काम एक हक था, वो जाके पूछ सकते हैं कि हमें काम दो। और काम कौन डिसाइड करेगा? ग्राम पंचायत डिसाइड करेगी। कैनाल बनाना है या कोई वेल बनाना है या कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है, और उनको मिनिमम 100 दिन तक वो काम पूछ सकते हैं, और उनका हक था और उसके पैसे उन्हें मिलेंगे। तो ये मनरेगा 20 साल से कांग्रेस हुकूमत चलाती आ रही है, और इन्होंने 5 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज़ को अब तक फ़ायदा पहुंचते जा रहा था। अगर ये नहीं होता तो मेरे हिसाब से आजकल हिंदुस्तान में कोई गांव में लोग नहीं बसते। कितने दिन भूख रहेंगे, वो सिटीज़ को आ जाएंगे। इसमें 2 इशू अक्सर सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि मौजूदा सरकार का ये बोलना है कि साहब 100 दिन को हमने 125 दिन कर दिया जी। दूसरा, लेकिन एक इशू ये भी है कि इसमें 2 महीने काम नहीं रहेगा जी। तो ये 100 से 125 दिन करना,
और 2 महीने काम नहीं मिलना किसी को, तो ये 2 महीने कितने भारी पड़ जाएंगे उस परिवार को, उस फैमिली को जिसके पास 2 वक्त का खाना जिस दिन वो काम कर गया तभी मिलेगा। जी जी, उसके लिए कैसा है? आप उन्हीं से पूछिए कि पिछले 5 साल का डेटा निकाल के बताइए, क्या वो जो कह रहे हैं कि 100 दिन काम मिलेगा, पिछले साल क्या उन्होंने 100 दिन का काम दिया? 93% अभी बता रहे हैं कि 125 दिन मिलेगा। नहीं, वो बोल रहे हैं कि 125 इजाफा मिलेगा, कर दिया हमने। इजाफा कर दिया है, लेकिन 10 साल से तो ये हुकूमत में थे। 10 साल से आप इनका डेटा निकाल के देखिए, 93% लोगों को इन्होंने 100 दिन का काम नहीं दिया। जब ये 93% लोगों को 100 दिन का काम नहीं दिया तो क्या 125 दिन का काम देंगे? तो पहले ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये लोगों को गलत चीज़ बता रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जब खेती बाड़ी का टाइम रहता है 2 महीने के लिए, तब तक मनरेगा ब्लॉक रहेगा, जब तक काम नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब, जैसा आप सही बता रहे थे, कि वो 2 महीने अगर काम नहीं है तो क्या लोग जो बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे? अब वो भूखा है, मजदूरी मान लीजिए 300 रुपये गाँव में चल रही है, उसको मालूम है कि मनरेगा का काम नहीं है, वो बोलेगा कि मैं 50 रुपये दूंगा। क्या आप करोगे या नहीं करोगे? वो तो भूखा नहीं मर सकता, वो 50 रुपये के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। और दूसरी बात, इसका इम्पैक्ट जो हम लोग नहीं सोच रहे हैं वो हैदराबाद, मद्रास और हर शहर और पड़ेगा। हाँ, गांव के लिहाज से इसको कैसे देखें? देखिए, एक बार पहले तो हिंदुस्तान में शहरी हो या गांव का हो, भाई भाई है। अगर गांव के लोगों को परेशानी हो रही है तो शहर के लोग भी उनका साथ देंगे। इस तरह से हमारा देश एक दूसरे के साथ देते हुए आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर किसान गांव में भूखे हैं तो वो क्या करेंगे? वो माइग्रेट हो जाएंगे। जब वो माइग्रेट होकर हैदराबाद आ जाएंगे तो हैदराबाद में पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, वो और अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज बढ़ जाएंगे, रहने का इश्यूज है, तो फिर इतने लोगों को फिर जगह नहीं मिलेगी, वो एक मसला है। और तीसरा मसला, जब ये किसान आ जाएंगे तो क्या फिर वो वापस जाएंगे? नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे, जब खेती का काम हो जाएगा तो वहाँ के किसानों में अनाज कौन पिकाएगा? जब अनाज नहीं पिकाएगा तो फिर डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, सप्लाई कम होगी और रेट बढ़ जाएंगे। जो तरकारी आपको 50-60 रुपये में आ जाएगी वो 100-200 हो जाएगी। तो बीजेपी सिर्फ चाहती है कि अंबानी अदानी के लिए फ्री लेबर मिले, उन्हें कोई दूसरा उनके बारे में, ना किसानों के बारे में सोचते हैं। देखिए, भूखा किसान जो तो सारे देश को खाना खिलाता है, मनरेगा से एक तरह से हाथ खींच रही है। ये एक स्लो पॉइजन है। खर्च करना नहीं चाहती? नहीं, खर्च नहीं करना, इसको खत्म करना चाह रही है, इसको खत्म करना चाहिए, पूरे गाँव को तबाह करना चाह रही है। जी, एक चीज़ और है, आप हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और इस लेवल पर आप काम भी कर रहे हैं, तहरीकें भी चला रहे हैं, बहुत काम आपने किया है। तो उस लिहाज से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस नहीं है आपका, तो अगर आवाम आपसे मुलाकात करना चाहें तो कहाँ और कैसे? जल्दी इंशाल्लाह हम लोग हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ऑफिस एक खोलेंगे, जहाँ पे लोगों को आके हम लोगों से मिल सकते हैं। अभी तो फिलवक्त मैं गांधी भवन की ऑफिस इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो हमारी स्टेट ऑफिस है, बट इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर हमारी ऑफिस खुल जाएगी, जहाँ पे इंशाल्लाह सारे 5 जो इंचार्ज MLA है वो भी मौजूद रहेंगे। लोगों को कुछ भी पब्लिक गवर्नेंस के इशू हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन नहीं मिल रही हो, चाहे स्कीम्स के बारे में पता करना हो, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग पावर में हैं, हमारे रिलेटेड जो भी इंदिरम्मा इल्लू हो या कोई भी एक ऐसे इश्यूज हैं, वो लोग हमारी ऑफिस पे आके हमारे से मिल सकते हैं और हम लोग उनकी मदद करने की सारी कोशिश करेंगे। जी खालिद साहब, और एक चीज़, 1-2 सवाल और हैं। वैसे सवाल तो बहुत हैं, चूँकि आप जिम्मेदार हैं और एक पार्टी को जो शनाख्त आपने दी वोटर के हवाले से, वोटर ऐप के हवाले से, बड़ा काम है आपका, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हैदराबाद के हवाले से बात करेंगे तो बल्दिया का इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या स्ट्रेटजी पार्टी की है, और साथ में हैदराबाद पुराने शहर में पार्टी को कैसे रिवैम्प करेंगे आप? हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने कहा है कि हम लोग हर वार्ड में हर इलेक्शन को सीरियस लेंगे। तो जो GHMC का इलेक्शन आ रहा है उसमें भी हम लोग हर वार्ड, हर बूथ में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग हर इलेक्शन को, जिस तरह से हम लोगों ने जुबली हिल्स के इलेक्शन को सीरियस लिया, सारी पार्टी के मिनिस्टर्स और सारे कार्यकर्ता मिलकर जिस तरह से GHMC का, जिस तरह से जुबली हिल्स का इलेक्शन हम लोगों ने जीता, उसी तरह से हम लोग पूरी ताकत के साथ हर GHMC वार्ड में हम लोग कंटेस्ट करेंगे और उसको जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, ये इंटरव्यू देखने वाले जो नौजवान हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि उन्हें किस किस्म की पॉलिटिक्स करनी चाहिए? कैसा
तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देश के हालात, आपने एक देश के हालात को देखते हुए एक स्टेप उठाया, आप भी एक प्रोफेशनल थे, तो उन नौजवानों के लिए जो ये जान रहे हैं, आपसे सुन रहे हैं, आदर्श राजनीति मुश्किल या फिर उलझी हुई, किस तरह की पॉलिटिक्स के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, प्रोफेशनल्स को मैं दावत देता हूं आपके ज़रिए कि अगर आप देश को बचाना चाह रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, उस सलाहियत से आप अपने गांव, अपने शहर, अपने सिटी, अपने लोगों को भला करना चाह रहे हैं, तो पॉलिटिक्स एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप जिस तरह से, अगर आप डॉक्टर बन जाए तो मान लीजिए कि आपने एक दिन के 100 पेशेंटों की मदद कर ली, या एक आपने बिजनेस अगर आप ओपन कर लिए तो आपका लिमिटेड लोगों की आप मदद कर सकते हैं। बट अगर आप पॉलिटिक्स में बन के अगर आप कॉरपोरेटर भी बन जाएंगे तो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी, आपके डिवीजन में 30-40 हज़ार लोग होंगे। अगर आप एमएलए बन जाएंगे तो आपके पास 3-4 लाख होंगे। तो ज़्यादा लोगों को अगर आप बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे हैं तो पॉलिटिक्स ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पहुंचा सकते हैं। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त की तंगी भी है और सवाल बहुत हैं, नौजवान लीडर हैं, जिम्मेदारियां आप पे बहुत हैं, और भी वक्त मिलेगा जब भी मुनसिफ टीवी आपसे जो है बातचीत होगी, और भी बहुत से इश्यूज़ पर, क्योंकि देश की जो सियासत है और देश की जो उम्मीदें हैं नौजवानों से ही है। तो नाजरीन, ये थे खालिद सैफुल्लाह, जिनकी शनाख्त वोट चोरी का जो मुद्दा है ना, उसमें जो ऐप बनाया गया था, वोटर्स को वापस कैसे लाया जाए, वोट की चोरी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, इसके वो पकड़ने में एक बड़ा अहम रोल इनका कांग्रेस पार्टी में रहा है। हैदराबाद ज़िला कांग्रेस के आप सदर हैं, तो हैदराबाद की एक भारी जिम्मेदारी है, और हैदराबाद में कांग्रेस की जो सरगर्मियाँ होंगी वो उसकी ज़िम्मेदारी आपको दी गई है। और उम्मीद करते हैं कि भारत ऐसे नौजवानों की जो सियासी सफ़र है उसका फ़ायदा भारत को मिले, भारत के लोगों को मिले, और ये भारत सेकुलरिज्म के साथ अपनी पुरानी रिवायती जो मजबूती है देश की, नाम रोशन करता रहे। खालिद साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुनसिफ टीवी में तशरीफ़ लाने के लिए। तो नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आज फ़िलहाल इतना ही, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, आदाब। शुक्रिया।